जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं जावेदुर रहमान इस्लामाबाद से। जावेद साहब पार्लियामान को कवर करते हैं, आजकल जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी इन्होंने नज़र रखी हुई है। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इमरान खान साहब के ये जो बदलते बयानात हैं, ख़ासतौर पर अमेरिका के हवाले से, जनरल बाजवा के हवाले से, अब ऐसे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो इसके ज़रिए जो नई फौजी क़यादत है उनको भी कुछ पैगामात दे रहे हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? और फिर जो इलेक्शन पर फोकस है, क्या उनको इलेक्शन की डेट मिलेगी? इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। तो जावेद साहब, शुक्रिया वक्त देने के लिए। मेरा ख्याल है कि खान साहब से शुरू करते हैं। खान साहब ने ये जो तोपों का रूप का मुंह खोल रखा है जनरल बाजवा की तरफ। जनरल बाजवा तो अब रिटायर हो गए हैं और ऐसे लगता है, वैसे तो खान साहब ये कह रहे हैं कि जी मैं पंचिंग बैग था उनके दौर में, अगरचे वो बड़ी तारीफें किया करते थे खान साहब की। लेकिन अब ऐसे लगता है कि उन्होंने और उनकी जमात ने जनरल बाजवा को पंचिंग बैग बना दिया है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जी हर चीज जो गलत हो रही थी वो जनरल बाजवा की वजह से हुई थी और मैं तो बेबस था। और एक वीडियो भी सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पर, मैं देख रहा था, जिसमें बड़े धड़ल्ले से इमरान खान साहब अपने दौर में ये दावा किया करते थे कि वजीर आजम अगर इक्तदार से निकल कर बहाने बनाए कि मुझे काम नहीं करने दिया गया, तो इसका मतलब ये होता है कि वो नालायक है और मैं कभी ये नहीं करूंगा। उस वक्त वो तनाजुर उनके इस बयान का होता था जब नवाज शरीफ साहब ने ये मुहिम चलाई थी, मुझे क्यों निकाला के हवाले से। लेकिन अब वो खुद वही काम कर रहे हैं। तो कैसे देखते हैं आप इसको? आपको लगता है कि इससे वो नाम तो जनरल बाजवा का ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो पैगाम जनरल आसिम मुनीर को दे रहे हैं कि जी आप बिल्कुल सीधे हो जाएं और हमारी मर्जी के मुताबिक जो एजेंडा है उस पर चलने की कोशिश करें, इलेक्शन करवाएं, हमें वापस इक्तदार में लेकर आए, वरना हम आपका भी यही अजर करेंगे। बहुत शुक्रिया अवैस साहब। देखें, खान साहब जो हैं अपने पुराने दिए हुए बयानात से या बातों से कभी घबराते नहीं हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि जो मैं बात कर रहा हूँ और मैंने जो पिछले जो उन्होंने पास्ट में जो मैंने बातें की थी, उसके साथ अगर कोई मिला के पढ़ेगा, उसमें कोई मीडिया हो, चाहे कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे अपोजिशन हो, उनको इस चीज़ से कोई परवाह नहीं होती। वो हमेशा वो उस कैफ़ियत में रहते हैं जो मौजूदा वक़्त की होती है। वो कभी इस चीज़ के ऊपर नहीं वो करते कि यानी क्या यानी वो आप यू इसको इस टर्न तरह से लेने से समझ लें। पहले भी ठीक होते हैं और उसके बाद भी ठीक होते हैं। जी, ज़माना-ए-मौजूद में रहते हैं वो, इस किस्म की कैफ़ी वो जो लीडर हैं, इस किस्म के लीडर हैं। उन्होंने एक पुरानी बातें थी, ये लीडरान की कि माज़ी में जिसमें ये कहा जाता था कि मेरा माज़ी देख लें कि मैंने कभी ये बात नहीं की। उन्होंने तो अगर आपको याद हो, यू टर्न को भी कि जब उन्हें तनकीद की गई इस बात की कि आप यू टर्न बोल लेते हैं। हम्म। उन्होंने उसको भी सही करार दे दिया था, बल्कि उसकी भी जस्टिफ़िकेशन पेश कर दी थी आपके सामने। अब मैंने ये बात इसलिए की है, जनरल बाजवा से रिलेटेड अभी भी आप यूट्यूब पर या किसी भी चीज़ के ऊपर आप उनके आप गूगल में जस्ट लिखें कि उनके तारीफ़ों के जो पुल बाँधे गए होते थे, अपने दौर के अंदर, वो कहते थे कि इनसे अच्छा सिपह-सलार तो मौजूद ही नहीं हो सकता। इन्होंने जिस तरीके से फिर वो ना सिर्फ़ यहाँ तक बात करते थे, वो एक और बात भी करते थे कि हम जो तासुर देते थे, वो कहते हैं हम सेम पेज पर हैं, हम सारी चीज़ों को इकट्ठे लेके आगे चल रहे हैं। हम्म। फिर ये हुआ फिर ये हुआ कि क्या कहते हैं कि चिरागों में रोशनी ना रही, फिर एक कहानी बदली, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, फिर आप एक सीक्वेंस देखें लंबा-सा, नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के बाद आपका साइफ़र कहीं से आ जाता है। फिर अगर हम इसको फ़ास्ट फॉरवर्ड में लेके जाएँ और आज की तारीख में 12 तारीख तक आ जाएँ, तो देखते हैं कि वो साइफ़र भी यू टर्न उसका भी आ जाता है कि साइफ़र की कहानी कुछ इस तरह से नहीं थी। आपने ये कहा कि वो अपना इशारा किसी और की तरफ या जो मौजूदा सिपह-सलार हैं, उसकी तरफ उनको अपनी बात सुना रहे होते हैं। खान साहब ने देखें, वैसे साइफर को जो है ना वो पिंग पोंग की बॉल बनाया हुआ है, वो कभी दौर उसको गए
कभी उस बॉल को अमेरिका की तरफ उछाल देते हैं, कभी जनरल बाजवा की तरफ उछाल देते हैं, कभी जो है पीडीएम की तरफ उछाल देते हैं, जहां दिल करता है साइफर को फिट कर देते हैं वो। देखिए वैसा वो क्या कहते हैं कि वो दिन गए जब खालू खलील फाख्ता उड़ाया करते थे, अब वो वाली बात रहनी नहीं है। हम्म। अब तो इदारों ने जो जिस तरीके से जिनको भी तनकीद किया जाए वो भी सामने आ चुके हैं। जिस तरह से आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देख लें। हम्म। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनकी जो चीजें हैं, उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं, वो सामने रखी हुई हैं। वो वन बाय वन आपके सामने, वो आने वाले दिनों के अंदर कोई केसेस आने हैं, उन्होंने ये जिसमें ये बताया जाएगा आपकी कि किस तरीके से उसमें से फॉरेन फंडिंग केस है, तोशाखाना केस है और बहुत सारे केसेस जो खान साहब से डायरेक्ट और उससे जो वो बयानिया जो सामने आता है जिससे वो थोड़े से घबराए हुए हैं। हालांकि खान साहब आपको याद हो हमेशा ये बात करते थे कि आपने घबराना नहीं है। हम्म। घबराने की क्या बात आती है कि नाअहली की तलवार उनके सर के ऊपर लटक रही है। और फिर वो उस सूरत हाल के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स हम सामने देती हैं। वो क्या कहती हैं? वो कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब मुझे नाअहल करना चाहते हैं। नहीं तो मुझे आप ये कह रहे हैं कि ये जो सारे साजिशी मफरूजे अब वो बना रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे नाअहली को अपनी वो प्रिएम्प्ट करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, इनसे तो यही लगता है कि वो समझ चुके हैं, वो जान चुके हैं कि मेरा एक तो उनको इलेक्शन देखें, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत बड़ा गैप क्रिएट करना था, एक खला क्रिएट करनी थी। वो किस सूरत में? मैं 2 सूबों को उड़ा दूँगा और इनकी जब असेंबलियाँ टूट जानी है, हुकूमत मजबूर हो जानी है। भाड़ में गई इकॉनमी, भाड़ में गया मुल्क की सूरत-ए-हाल, ये सैलाब वगैरह, इनको हम्म। छोड़ो। मुझे इन्होंने निकाला ऐवान से, मैं दोबारा वापस आऊँगा, ये सारे मामलात बेहतरीन फिट करके रख दूँगा। और जिस तरह से उन्होंने शुरू में कहा था कि बाहर से लोग अब इधर नौकरियाँ तलाश करने आएँगे, आपका जो पासपोर्ट है, इसकी कदर इतनी बढ़ जाएगी। वो ये इन्हीं ख्वाबों से दोबारा उन्होंने ये सोच के जो नज़र आता था, वैसे उन्होंने दोबारा से ये वैसे ये ख्वाब ताज़ा करवाने में मेरा ख्याल है कि मौजूदा हुकूमत ने उनकी काफी मदद की है, जो इनकी माशी परफॉर्मेंस रही है। जी, अगर हम माशी सूरत-ए-हाल देखें जब हम डिफ़ॉल्ट के इतने करीब पहुँच चुके हैं, वैसे तो मुल्क तो डिफ़ॉल्ट अल्लाह ना करे हो, लेकिन मैं अवैध साहब आपको ये बताऊँ, यहाँ अवाम डिफ़ॉल्ट कर चुकी है। हम्म। माशी जितना बोझ अवाम के ऊपर आ चुका है, उनकी कमर टूट चुकी है, 2 वक़्त की रोटी मुश्किल हो चुकी है। लोगों की गाड़ियाँ जो जिनमें पेट्रोल डाल के कहीं वो जाते थे, वो गाड़ियाँ घरों में खड़ी हैं। लेकिन उसमें हम एक बात बड़ा कर रहे अहम थे कि सवाल पैदा होता है ना जावेद साहब, कि इमरान खान साहब ये तो कहते हैं कि जी आप फौरन इलेक्शन करवाएं और हमें इक्तदार में जब हम आ जाएंगे तो उसके बाद हम सारा कुछ ठीक कर लेंगे। साथ वो ये भी कह चुके हैं कि जो माशी सूरत हाल है, हमें आईएमएफ में दोबारा जाना पड़ेगा। तो आईएमएफ जो मुश्किल कंडीशंस पहले इनके लिए रख रहा था, जिनको अब मौजूदा हुकूमत लेके आगे चल रही है, ये कैसे होगा कि उससे विड्रॉ कर लेगी आईएमएफ की हुकूमत सिर्फ इसलिए कि खान साहब दोबारा इक्तदार में आ गए हैं? हालात तो फिर भी वैसे ही रहेंगे। देखिए, अवैध साहब इसमें मैं 2 बातें करूँगा। हम्म। मौजूदा हुकूमत का दावा ये है कि ये आईएमएफ के साथ जो इस वक़्त जो हम फँसे हुए हैं, जो डील चल रही है, एक तो ये होना है खुदा ना ख़ास्ता अगर आईएमएफ का प्रोग्राम हमारे साथ नहीं आता तो महँगाई का तूफ़ान आ जाना है, ये हम्म। सबको पता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं होनी, इस तरह के हालात वाक़ियात जो लग रही हैं। लेकिन अगर आईएमएफ कबूल भी कर लेता है तो दूसरी सूरत में भी महँगाई जितनी होनी है वो भी जो उन्होंने शराइत हमारे सामने रखी है। दुरुस्त। अब आपने पूछा कि आईएमएफ प्रोग्राम का, आप शौकत तरीन साहब की ऑडियो क्लिप जो आया था आप उसे भूल चुके हैं। हम्म। आप ये चीज़ भूल चुके हैं जब वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे और वो ये बात कर रहे थे कि
आपको याद होगा मोहसिन लिगारी साहब आ रहा था सामने, वो ये कह रहे थे कि ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है। अब आपको पता है कि एफआईए उनको गिरफ्तार करने के दर पे है। हालां इसमें कोई शक नहीं कि वो दुबई बैठे हैं, हो सकता है कि वो लेट आएँ, वो अब वापस उस सूरत में आएँ जब तूफ़ान थम जाए। लेकिन आईएमएफ से रिलेटेड या मुल्क से रिलेटेड जो इनकी मोहब्बत थी, वो उस जावेद ऑडियो टेप साहब, से हमारे सामने शौकत अफ़शा तरीन है। साहब इमरान खान के वजीर खजाना हैं, उनकी पार्टी में शामिल हैं। इमरान खान साहब को आप भूल गए हैं कि वो बिल जलाते रहे हैं, सिविल नाफरमानी की तहरीकें चलाते रहे हैं, फिर वो ये कहते रहे हैं तकरीरों में कि हमें इक़्तिदार से निकाल दिया और इनको ले आए, इससे तो बेहतर था कि मुल्क पर एटम बम मार देते। तो वो फिर कुछ ना कुछ सबक तो अपने लीडर से सीखना है ना तरीन साहब ने। देखिए, ये जो बिल जलाने की बातें और ये जो दूसरी आपने तहरीक की बात की, ये कॉस्मेटिक किस्म की, इस किस्म की वो ज़रूर एक नाम ज़रूर देते हैं। आजकल एक नई बात आई हुई है आपके सामने, वो है जेल भरो तहरीक। हम्म। जेल भरो तहरीक, अच्छा ये तहरीक अपनी नोयत की एक नई किस्म की। इसमें इसमें होना क्या है, इसमें कहा क्या जा रहा है कि जेलें भरनी है, लेकिन लीडरान ने नहीं, आपकी वो जो कारकुन है उन्होंने भरनी है। अब वो जैसे कारकुन जो हैं इनके, आप स्टोर पे जाते हैं ना, तो वो बाहर बड़ा बड़ा लिखा होता है कि सेल सेल सेल, और फिर उसके साथ बारीक सा करके लिखा होता है कि अप टू इतने परसेंट। तो वो जो है खान साहब भी यही कर रहे हैं कि जेल भरो, बड़ा बड़ा वो बयान करते हैं, और उसके साथ जो है ना हल्की सी आवाज में वो और उनके लीडर कहते हैं कि जी कारकुन जाएंगे जेल में। अच्छा जी बिल्कुल, कारकुन। और ये आपने सेल की बड़ी अच्छी बात की, वो सेल की चीज़ें वो वही होती हैं जो उनकी पिछले कितने सालों से बिकी नहीं होती, वो हम्म। सामने रख दी जाती हैं। खुद उनके जब लीडरान, मिसाल के तौर पर अगर गौर की बात करें आमिर डोगर साहब की, वो पिछले दिनों जेल में गए हैं। इन्होंने फौरन ही पॉलिटिकल उसके ऊपर गेम करके सबको कह दिया, देखें जी इसका आगाज कर दिया गया है, वो जेल भरो तहरीक का। और उसकी कहानी ये है कि वो जेल में क्या, वो थाने में बैठे थे और वहां खाबा प्रोग्राम सारी चीजें बेहतरीन किस्म की चल रही थी। जेल, अवैध साहब, इस चीज का नाम नहीं है। ये जहन में रखना चाहिए। हमारे जो नौजवान हैं, जो रजिस्ट्रेशन का अमल सुना है कि बहुत तेजी से बड़ी चल रहा है, जेल के अंदर वो सहूलियात नहीं होती। मिसाल के तौर पे वहाँ इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होनी, जो अगर, और इस किस्म का वो कीबोर्ड वॉरियर्स जिस तरीके से ये तहरीक आगे लेके चल रही हैं, वहाँ रजिस्ट्रेशनें तो चल रही हैं, लेकिन उधर जाके थोड़ी-सी परेशानियाँ होती हैं। यहाँ तो फवाद चौधरी साहब जिस तरह से वो नेल्सन मंडेला से रिलेटेड अपनी बातें कर रहे हैं और उस तरह से उन्हें मिला रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि नेल्सन मंडेला से मिलाने से पहले ये देखना चाहिए, नेल्सन मंडेला ने जेल में जाने से पहले और वापस आने के बाद अपना अज़्म एक सा रखा था। हम्म। कहीं उसकी आंख में आंसू या उसके हाथ कांपते हुए नहीं नजर आए थे। कहीं हम्म। उसके अज़ाइम ऐसे हमने नहीं देखे थे, टूटते हुए नहीं देखे थे। हम्म। तो मुझे ये बताएं आप कि ये जो सारी पिक्चर बन रही है, अब ऐसे लगता है कि खान साहब जो है ना वो थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, क्योंकि उन्हें मतलूबा नताइज मिल नहीं रहे। 10 महीने गुजर गए हैं, इलेक्शन जो उनका ख्याल था कि फाइनली असेंबलियां तोड़ने से मिल जाएगा, वो भी 1 महीना गुजर चुका है असेंबली तोड़े हुए उन्हें पंजाब की, और अभी तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं हुआ। तो क्या ऐसा तो नहीं होगा आइंदा कुछ अरसे के बाद कि खान साहब ये कहेंगे कि जी असल में जनरल बाजवा ने वरगला के मुझसे ये असेंबलियां तोड़वाई हैं, वरना मैं तो नहीं तोड़ना चाहता था। वैसे अब हमारे यहाँ जर्नलिज्म में तो ये होता है कि एक चीज को बार बार जब रिपीट करते हैं तो सीनियर्स भी और एडिटर्स भी कहने लग जाते हैं कि यार ये सौदा अब इतना ज्यादा नहीं बिकना, हम्म। इतनी इस बात को इतना रिपीट करके ना दें कि वो ऐसे रिडंडेंट सी लगे और वो उसमें मजा ना आए। देखें, इलेक्शन से रिलेटेड एक बात बहुत मुश्किल हमें नजर आ रही है। वो क्यों नजर आ रही है? अगर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पिछले दिनों दिया जाने वाला बयान को गौर से देखें, जब इनसे मीटिंग की गई है पॉलिटिकल पार्टीज से, पंजाब की और दूसरे, और उसके अलावा 3-4 मीटिंगें हुई हैं आपके पिछले हफ्ते। उसके अंदर एक बात सामने आई, वो ये है चीफ इलेक्शन
कहते हैं कि इलेक्शन सेम डे को होना चाहिए। हुँ, इससे मुझे ये लगता है कि ये अगला आपका रमज़ान शरीफ की बात भी आएगी, मरदमशुमारी की बात भी आएगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात भी आएगी। बहुत सारी तौजीहात पेश की जाएँगी। तो हो सकता है कि खान साहब ने जो खला पेश पैदा करने की कोशिश की थी, ताकि जनरल इलेक्शन हो जाएँ और ये सब कुछ पहले हो जाए। इसमें ठीक है, हम मानते हैं कि आपके नेबरिंग कंट्रीज़ में सारा साल इंडिया की मिसाल लेते हैं, सारा साल इलेक्शन हो रहे होते हैं उनके मुख्तलिफ सूबों के अंदर, मुख्तलिफ के अंदर। उनका सेटअप हमारे से डिफरेंट है। वो और तरीके से चल रहे होते हैं। हमारा निज़ाम ही डिफरेंट है। हुँ। हम उस तरह से नहीं चल सकते और मौजूदा सूरत-ए-हाल के अंदर मैं नहीं समझता कि इलेक्शंस को हम इस तरह से कर देंगे। देखिए 2 वैसे जो असेंबलियों का जो इलेक्शन होगा। हकीकत है ना जावेद साहब, वो है भी ये कि खान साहब की ख्वाहिश ये थी ये 2 असेंबलियाँ तोड़ने से, उनका ख्याल था कि इसका डोमिनो इफ़ेक्ट होगा। जो मरकज़ी असेंबली है वो भी इनको तोड़नी पड़ेगी क्योंकि इतने सारे लोग इनकी पार्टी के वहाँ से निकल जाएँगे। वो ख्वाहिश इनकी पूरी नहीं हुई और अब ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन भी ऑटोनोमस है और उनको इतने कोसने दिए हैं इनकी पूरी जमात ने कि अब वो भी ज़ाहिर है रिटेलिएट कर रहे हैं और फिर दूसरी तरफ हुकूमत भी अगर वो वसाइल मुहैया नहीं करेंगे, सिक्योरिटी मुहैया नहीं करेंगे, तो इलेक्शन कमीशन या अदालत अपने तौर पे क्या कर लेगी? तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं इसमें जो महज़ खान साहब की ख्वाहिश से मुंसलिक नहीं है। मुझे ये नहीं समझ आती, आप ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब इलेक्शंस की एक सिंपल सी बात है, जब अ, जनरल इलेक्शन होता है और सेम डे के होता है, उसके अंदर सारे वसाइल एक ही दिन इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अरबों रुपए हमारे बच जाते हैं। इस चीज़ का हम क्यों नहीं ख़्याल करते? वैसे तो ऑस्टेरिटी मेजर्स की बड़ी बातें की जाती थी कि जनाब यहाँ यूनिवर्सिटी बना दी जाए, इनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इतने जो ये चीज़ें। जब खान साहब हुकूमत में आए थे, उन्होंने इन चीज़ों का और वो कट्टे, भैंसें वो मुर्गियाँ, ये सारी बातें चलती थी। लेकिन उसके साथ-साथ फिर जैसे-जैसे वो इससे बाहर निकले हुकूमत से, उसके बाद हेलीकॉप्टर केस हम देखते हैं, उसके ऊपर मिलियंस ऑफ रुपीज़ का की यूसेज देखते हैं। फिर ये देखते हैं कि ऑस्टेरिटी मेजर्स की बातें तो की गई थी, लेकिन उसके बरखिलाफ फिर तोशाखाना केस आपका सामने आ जाता है, उसके अंदर वो कहते हैं इवन के पिछले दिनों ख्वाजा आसिफ साहब जो आपके सामने लेके आए हैं और इनका ये जो वो चल रहा है इससे रिलेटेड कि शौकत खानम से किस तरीके से रकम वहां से 4 सालों में 2008 से ली गई और 2015 में दोबारा इस्तेमाल की गई। तो ये चीजें इक़्तिदार में जाने के बाद जब सामने आती हैं तो बड़ी अजीब सी लगती हैं। जब इक़्तिदार में होते हैं तो आप ऑस्टेरिटी मेजर्स की वैसे बात कर रहे होते हैं, उस वक्त आप तक कोई हाथ, उँगली, इशारा नहीं कर सकता। लेकिन आपके जाने के बाद वो चीज़ें खुद ब खुद अयां हो जाती हैं। जावेद साहब, आपने गुफ्तगू का इख्तिताम वहीं से किया है, वहीं पे किया है तकरीबन जिस पॉइंट पे हमने बात शुरू की थी कि खान साहब किस तरह बदलते वक्त के साथ अपने-अपने बयानात बदलते जाते हैं और अपने शिकार बदलते जाते हैं अपने सियासी मफादात के तहत और शायद उन्हीं के लिए वो हज़रत मोहानी ने शेर कहा था कि खिरत का नाम जुनून पड़ गया, जुनून का खिर, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज़ करे। तो करिश्मा साज़ हुस्न खान साहब के पास मौजूद है, उनके हामी जो हैं वो आंखें बंद करके उस पे यकीन करते हैं, लेकिन हमारा काम है सवाल उठाना, जो हम उठाते रहेंगे। हफ्ते में 2 दिन ये काम हम नया दौर पर करते हैं। बाकी 5 दिन हम अपना कंटेंट जो है वो एएसएम टुडे के नाम से यूट्यूब पर पोस्ट करते हैं। आप चाहें तो हमें वहाँ भी सब्सक्राइब करें। आज इतना ही। जावेद साहब, वक़्त देने के लिए आपका शुक्रिया और आप सब लोग जो हमें देख रहे हैं, आपका भी शुक्रिया। कल किसी और प्रोग्राम के साथ, किसी और मेहमान के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे।